आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं हम उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति से संबंधित हैं और आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं और जितने भी एग्जाम हो चुके हैं और लगभग सभी में आर्थिक यानी कि उत्तराखंड की इकोनॉमी से संबंधित कई बार सवाल जो है पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम करेंगे चर्चा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ से टॉपिक जो हमारा आज का है। तो इसलिए इसको अच्छे से आप लोग देखिए और सीखिए। टाइम काफी हो चुका है। तो देखिए हालाँकि आप सभी जानते हैं कि जो उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति है ना, ये कहाँ से निकली है, क्या-क्या चीज़ें हुई हैं, यानी कि उत्तराखंड के इतिहास को आप लोगों ने अच्छे से मैंने आप लोग सभी को समझा रखा है। अगर मैं थोड़ा इतिहास की बात करूँ अगर यहाँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की प्राचीन सिचुएशन को अगर हम देखते हैं, तो उस समय आर्थिक स्थिति जो है कैसी थी? ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में केवल आंसर वो देंगे। कैसी का मतलब ये है कि उस समय जो उत्तराखंड की इकोनॉमी जो है कैसे रन करती थी, कौन-कौन ऐसे टैक्स मेन हुआ करते थे इकोनॉमी को यानी कि आगे जो है ले जाने के लिए। तो उसी का ही ये आगामी यानी कि ये वर्तमान ये देश है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो अब यहाँ से मैं देखता हूँ, देखिए ये ब्रिटिश काल यानी कि जब हमारे उत्तराखंड में ये ब्रिटिश काल की शुरुआत हुई थी। आप सभी जानते हैं कहाँ से हुई थी। तो यानी कि ब्रिटिश ये काल से ही उत्तराखंड की आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था जो है ये मनी ऑर्डर प्रकार की है। ठीक है, ये बात आप सभी लोग जानिएगा। हालांकि ये भी आज भी यही विद्यमान है, मनी ऑर्डर। अब इसका स्वरूप भले चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मनी ऑर्डर के रूप में ही लिखा जाएगा। मनी ऑर्डर का मतलब होता है कि यहाँ के जो युवा हैं या जो भी लोग हैं वो रोजगार की अब तलाश में वो जो है अन्य क्षेत्रों की ओर वो चले जाते हैं और वहाँ से धन को मनी ऑर्डर के रूप में क्या करते हैं, भेजते हैं। और ये एक मनी ऑर्डर एक ये प्राचीन ये शब्द है। अब तो इसका नाम भी नहीं आता है, ठीक है। अब तो आगामी ये बहुत सी ऐसी वो चीजें हैं, लेकिन जिनका जो ऑर्डर ऑफ सेंस है यानी कि वो क्या है, मनी ऑर्डर इसी प्रकार का है। यानी कि बाहर जाते हैं, नौकरी करते हैं, वहां से धन को अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर भेजते हैं, ठीक है। तो सभी को आवाज आई थिंक मुझे लगता है साफ आ रही होगी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। तो सभी को साफ है ना आवाज? एक बार फिर से मुझे कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो अब देखिए उच्च शिक्षा और रोजगार हेतु अधिकांश युवा जो है वो राज्य से बाहर की ओर ये चले जाते हैं और राज्य गठन से ये पहले की बात अगर हम करें तो उससे अगर पहले की बात है कि स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन जो है वो हो रहा है, यानी कि राज्य के गठन के बाद और रोजगार के नए-नए स्रोत जो है वो इसी राज्य में क्या हो रहे हैं, खोले जा रहे हैं और युवाओं का जो ये कि पलायन जो है तेजी से वो घट रहा है, ठीक है। अब लेकिन वर्तमान स्थिति आप सभी जानते हैं। तो राज्य अर्थव्यवस्था में ये क्या हो रहा है कि तीव्र से ये विकास हो रहा है। तो यानी कि अब तीव्रतम ये विकास की अवधारणा जो है राज्य के मैदानी वाले इलाकों से ही इसका ये लिंक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जहाँ पहाड़ी जो भी क्षेत्र है वहाँ का जो भी वो विकास है वो अभी उतनी रूप से हो नहीं पाया है, ठीक है। अब उसके लिए क्या-क्या प्रयास जो है किए जाते हैं, तो देखिए ये पर्यटन, जल विद्युत और ये कृषि और ये वन क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए इसके विकास पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है और विशेष राज्य का दर्जा वित्त आयोग तथा योजना आयोग की पहल पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 को विशेष राज्य का दर्जा भी दे दिया था और विशेष राज्य का दर्जा ये पाने वाला ये 11वां ये राज्य है, ठीक है। अब तो ये अब यहाँ से अब क्या है कि हालाँकि ये 10वां हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो ये हमारा राज्य है, अब वो राज्य नहीं रहा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको जानना आपको ये ज़रूरी है। अगर वहाँ पे अगर वर्तमान अगर परिदृश्य के संबंध में आपसे सही सवाल पूछेगा, तो वर्तमान में अब ये जो है 10वां राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला। और कॉमन सेंस में नॉर्मली पूछा जाएगा तो 11वां राज्य है, ठीक है। अब देखिए विशेष राज्य के जो दर्जे होते हैं, जो या राज्य होते हैं, उन्हें क्या-क्या फैसिलिटी जो है दी जाती है, उसको भी थोड़ा-सा देख लीजिए। तो विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता में 90% हिस्सा अनुदान के रूप में और 10% हिस्सा ऋण के रूप में प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब है, ठीक है? इसकी क्या मीनिंग क्या है? तो आप जान लीजिए। मतलब ये है कि जो भी 11 जो भी ये राज्य हैं, यानी विशेष राज्य के ये दर्जे हैं, यानी कि हिमालय राज्य के ये रेंज में आते हैं सभी के सभी। तो इसमें क्या है कि ये 90
रेशियो ये 10 का ये प्रतिशत ये चलता है। कहने का मतलब है कि 100 में से 90 रुपए जो है अनुदान के रूप में सेंट्रल देता है राज्य को, और 10 रुपए जो है वो ऋण के रूप में हमें देता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उत्तराखंड सरकार ने 100 रुपए का कोई काम जो है शुरू किया, उसमें 100 रुपए लगे, ठीक हो गया। तो इस 100 रुपए को ये कहाँ से लेगा? ये लेगा जो है सेंट्रल से, मतलब तो वो जो सेंट्रल है इस 100 रुपए में केंद्र सरकार जो है इस 100 रुपए में 90 रुपए तो वो फ्री में दे देगा, मतलब अनुदान के सब्सिडी के रूप में दे देगा। और जो 10 रुपए है ये जो ठीक है 10 रुपए, तो ये क्या करेगा, ये ऋण के रूप में देगा कि भाई ये आपको ये 10 रुपए जो है या ये आपको वापस मुझे करने होंगे, ठीक है। तो इसकी मीनिंग वो ये होती है। और जो विशेष राज्य के दर्जे किसी राज्य के जो ये जो है दर्जे नहीं है, कॉमन जो भी राज्य है, तो उनके संदर्भ में यह अनुपात 70 और ये 30 का होता है, ठीक है, उसी रेशियो में। तो आप सभी जानते हैं कि 1969 में एक साथ आसाम, नागालैंड और ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का ये दर्जा जो है ये दिया गया था, ठीक हो गया। और फिर 71 में हिमाचल प्रदेश, 72 में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 75 में सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनको जो है विशेष राज्य का दर्जा ये दिया गया। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब यानी कि यहाँ पर यह हिमालय राज्यों से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब कार्यशील जनसंख्या की बात अगर हम यहाँ पर देख लें, ये जो परिदृश्य है उत्तराखंड से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जितनी भी जनसंख्या है, ठीक है, उसमें इतने प्रतिशत लोग जो है कार्यशील हैं और शेष इतने प्रतिशत लोग जो है या तो आश्रित है दूसरे लोगों पर या फिर अक्रियाशील हैं। अब इनमें कौन कौन से लोग यहाँ शामिल हैं? बच्चे, छोटे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, ठीक है। तो ये आश्रित या फिर अक्रियाशील की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और जो वर्किंग जो लोग हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि 38.30 ये 9%। तो ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ध्यान में इसको भी रखें आप। अब देखिए अब अभी हमने देखा ये कार्यशील जनसंख्या और अकार्यशील, ठीक है। अब उसी को अगर हम तोड़ के और छोटे रूपों में हम देखें, अब जो हमारी ये कार्यशील जनसंख्या थी 38.30 ये 9%, अब इसमें भी 74% ये जो है ये लगभग जो है परसेंट ये मुख्य ये कार्यशील लोग हैं। और इसके अलावा 25% यानी 25.87% लोग जो है सीमांत ये कार्यशील हैं, यानी कि थोड़ा बहुत ये कार्य जो है कर लेते हैं अगर इनको रोजगार प्राप्त होता है तो ये रेशो और ये परसेंटेज आपको मालूम होना चाहिए। और ये तो इतना आता नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि राज्य में कृषि कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी जो कितनी है, तो 50% से ऊपर है। कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है 55, मोर देन 55 ये परसेंटेज, तो ये भी आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। तो दोनों ही ये केस में आपको ध्यान में रखना है, 50 से ऊपर या 55 से ऊपर की हिस्सेदारी है। अब हम जान लेते हैं राज्य अर्थव्यवस्था के घटक। हालांकि ये जो घटक है इकोनॉमी, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के घटक के रूप में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा राज्य की हो रही है तो उसको भी हम देख लेते हैं। और अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों का योगदान बहुत मुख्यतः होता है। कौन कौन से हैं? ये प्राथमिक सेक्टर है आपका, द्वितीयक सेक्टर है और तृतीयक सेक्टर है, ठीक है। अब ये सभी सेक्टर एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब देखिए ये प्राथमिक जो सेक्टर होता है इसके अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो ये जान लीजिए। देखिए प्राथमिक अंडर जो ये प्राथमिक ये सेक्टर है, इसके अंदर जनरली क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये चीजें आती हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं वो सभी प्राथमिक के अंडर में ही आती है। और प्राथमिक में खनन भी आता है, ध्यान में ये रखिएगा, क्योंकि कई बच्चे ये बोलते हैं कि साहब ये खनन तो दूसरे में आता है, तो नहीं। ये खनन का भी जो है ये वनों से संबंधित है, तो वन हो गया, ये खनन हो गया, तो ये सब चीजें भी ये प्राथमिक सेक्टर के अंडर में ही आती है, ठीक है। अब दूसरे सेक्टर की बात हम करेंगे तो दूसरे सेक्टर में आपके आते हैं उद्योग। और ये उद्योग कौन से हैं? जो कि प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी कि इसमें कोई सा भी एग्रीकल्चर उद्योग है, कोई सा भी एक्टिविटीज है उद्योगों से संबंधित है, तीसरा ये जो सेक्टर है
और ये जो है जनरली प्राथमिक सेक्टर पर डिपेंड होता है, जो क्योंकि कच्चे मालों की प्राप्ति कहाँ से होती है, प्राथमिक सेक्टर से होती है, और यही प्राथमिक सेक्टर से ये कच्चे जो भी सामान होते हैं ये उद्योगों में जाते हैं। तो यानी कि ये प्राथमिक और द्वितीयक एक दूसरे के साथ में ये क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। अब तीसरे क्षेत्र की बात आती है, तो तीसरा क्षेत्र इकोनॉमी का क्या है, इसका क्या योगदान है, तो तीसरा जो क्षेत्र है ये सेवा का है, सर्विस का है, ठीक है, यानी कि सुविधाओं सा है। मतलब जो भी सर्विस आप ले रहे हैं, टेलीविजन है, मोबाइल है, एक्सेट्रा है, जो भी ऐसी चीजें जो भी चीजें हैं, तो ये सब क्या है, ये तीसरी यानी कि तृतीयक सेक्टरों के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छे से आप लोग सब लोग ये जानेगा, और इसी के ये तीसरे वाले में आपकी ये सब चीजें आती है, आपका बैंक हो गया, बीमा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पॉलिसीज होगी, ये हाँ सभी मतलब कि ये तीसरे क्षेत्रों के भीतर में आते हैं, ठीक है। समझ में आप लोग सब चीजें वो समझ रहे पता होंगे। है का ऑन देना मेरे हाँ, चलिए अब मैं पढ़ता हूँ आगे को। तो आप देखिए राज्य हाँ अर्थव्यवस्था में ये जो है कृषि और उद्योग क्षेत्र, ठीक है, हाँ वो ये रहा। तो ये ऐसे है ना। ये राज्य अर्थव्यवस्था में ये कृषि एवं उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, अब ये घटता जा रहा है। अब सभी एक तरह से आप सभी लगभग ये जानते होंगे कि इनका जो रेशियो हो रहा है वो घटता जा रहा है। इनकी वैल्यू जो है, जो ये इकोनॉमी को जनरेट जो करने के लिए जो ये दोनों सेक्टर जितना पैसा लगाते थे, उससे अब कहीं ज्यादा पैसा जो है सर्विस सेक्टर से लग रहा है, ठीक है। अब देखिए अभी आजकल के जमाने में हम देखें तो हम भले दो रोटी हम क्या करते हैं, कम खाते हैं, ठीक है, यही तो होता है, लेकिन मोबाइल है और ये लैपटॉप है, नेट है, और ये टेलीविजन है, सर्विस है, पॉलिसी, बीमा, ये हर कोई ये लेता है। तो इसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, ये डे बाई डे ये बढ़ती जा रही है। तो इसलिए सेवा सेक्टर का जो योगदान है इकोनॉमी में ये बढ़ता जा रहा है। और इससे संबंधित एक सवाल भी एग्जामों में दिया गया था कि कि निम्नलिखित में से किसका योगदान जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, या किसका जो है घटता जाता है। तो अच्छे से आप दोनों को देख लीजिए। और सेवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है, ये भी ध्यान में आपको रखना, ये है आपका पर्यटन, टूरिज्म, ठीक है। तो अतः यहाँ से स्पष्ट है कि राज्य जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है, यानी कि हमारे अगर राज्य की बात करें तो इसकी रीढ़ जो है ये पर्यटन है। और इसलिए राज्य सरकार जो है पर्यटन के क्षेत्र में विकास की ओर जोर दे रही है। और ये पर्यटन का एक बहुत ही फेमस योजना है, और वो किनके नाम पर है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। हम मैं बढ़ता हूँ आगे को। राज्य का स्टेट ये टैक्स के लिए प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है, सोर्सेज ऑफ द मेन टैक्स। तो देखिए वाणिज्य, व्यापार, ठीक है, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टैंप, निबंधन शुल्क, और ये वाहन कर, भू राजस्व, होटल कर, मनोरंजन, विद्युत, आबकारी कर आदि, ठीक है। तो ये सभी जो है राज्य के बहुत महत्वपूर्ण ये स्रोत है। और इसके अलावा आपका जीएसटी का भी योगदान जो है वो इसमें है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी जो लिया जाता है वो दो स्वरूपों में लिया जाता है, ठीक है। वो जिसमें क्या होता है, सेंट्रल का जीएसटी भी होता है आपका, ठीक है, और स्टेट का भी होता है। और कई सारे ऐसे आपके प्रोडक्ट हैं जिसमें क्या होता है, आईजीएसटी भी लगता है, यानी कि इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में आपको फिलहाल रखनी पड़ेगी। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे को। तो इतनी चीजें आपके समझ में आ गई हैं, तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। अब देखिए व्यापार ये कर की बात हम करेंगे, ये आखिर में है क्या चीज, उसके बारे में और भी चीजों को हम जानेंगे यहाँ पर। व्यापार कर, वाणिज्य कर, तो देखिए ये बिक्री कर यानी कि ये व्यापार का राज्य के ये कर का सबसे ये बड़ा स्रोत है, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कभी भी नहीं, लिखित में से कौन सा राज्य का सबसे बड़ा। उसके बाद आपका है उत्पाद शुल्क, स्टैंप और निबंधन शुल्क, और या फिर वाहन कर, तो ये इसके बाद के आते हैं। तो पहले नंबर पर ये सभी क्या है, ये नंबर 1 पे है, ठीक है। और देश के 22वें राज्य के रूप में 1 अप्रैल 2005 को वैट लागू जो है किया गया था। ये कई बार सवाल ये आया भी था। अब लेकिन अब जो आएगा वो जीएसटी से संबंधित आएगा। अब क्या है कि वैट के बाद में अब जीएसटी लागू हो चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं जीएसटी, यानी कि 1 जुलाई 17 से ये जीएसटी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वस्तु व सेवा कर,
ठीक है? तो ये जीएसटी जो है ये लागू हो गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है और डेट ये पूछी जाती है। 20 अप्रैल 2018 से राज्य के भीतर यानी कि ये प्रदेश के भीतर ये माल परिवहन पर ये बिल की व्यवस्था को लागू जो है कर दिया गया है कि ऑनलाइन जो है टैक्स भी आप दे सकते हैं अगर आप राज्य के बाहर से अगर कोई व्यापार करने के लिए आ रहे हैं तो ये कब से लागू है? 20 अप्रैल 2018 को। अब देखिए अब स्टैंप एवं निबंधन शुल्क समझ रहे हैं आप लोग? अब इस शुल्क का संबंध एक हमारे ये ये कर से भी है। वो कौन-सा कर है जो इससे संबंधित था? मैंने आप लोगों को ये उत्तराखंड के इतिहास में ये समझाया भी था, जिसका संबंध जो स्टैंप निबंधन शुल्क से संबंधित है। यानी कि भूमि को जब आप बेचते हैं तो स्टैंप के रूप में वो जो कर था वो दिया जाता था। ठीक है ना? उसका नाम जो है बताना है मुझे आपको। तो आंसर मुझे बताइए। तो वाणिज्य कर वो राज्य उत्पाद शुल्क के बाद स्टैंप एवं निबंधन शुल्क राज्य की कर के प्रमुख स्रोत हैं और यह जनता से सीधे संपर्क में आने वाला और उन्हें सेवाएं देने वाला एक महत्वपूर्ण ये विभाग है और पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहारों में ये निष्पादित ये बैनामा वसीयत आदि लिपित्तों का पंजीकरण एवं इसे ये चिरकाल तक सुरक्षित रखने का ये सारा काम जो है इस विभाग के द्वारा किया जाता है। फिलहाल इसमें इतना ही ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है? और देखिए और ई अगर स्टाम्पिंग की हम बात यहाँ पर जो है कर रहे हैं, तो इन कंप्यूटरकृत जो भी कार्यालय हैं, यानी कि डिप्टी रजिस्ट्रार के जो कार्यालय हैं प्रदेश में ये 46 है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है कि अब मैक्सिमम सभी काम जो है कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। पहले तो ये मैनुअल हुआ करते थे, अब सारे काम कंप्यूटर बेस्ड हो चुके हैं। चलिए, इसके बाद में आता है मनोरंजन कर। अब देखिए ये करों के नाम इसलिए भी आपको ध्यान में रखने हैं ना क्योंकि कभी-कभी यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कर राज्य से संबंधित है या फिर ये केंद्र से संबंधित है। अगर आपको ये राज्य के ये सारे कर याद होंगे फिलहाल तो फिर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये मनोरंजन कर क्या होता है? भाई आप लोग सिनेमा हॉल में में आप लोग भी वहाँ सिनेमा देखने गए होंगे या घरों में आपके जो भी केबल लगी है या कुछ भी ऐसी मनोरंजन की वस्तुएं आप देख रहे हैं तो उसकी बिलिंग में आपको क्या होता है ये टैक्स लगता है जिसे मनोरंजन कर कहा जाता है और यह भी एक राज्य का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इतना ही ध्यान में आपको रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। एक आता है आबकारी कर। आबकारी कर को एक लाइन में बस ये आपको समझ लो कि जो मादक जो वस्तुएं हैं, ठीक है? यानी कि मादक जो भी ये वस्तुएं हैं, दारू, सिगरेट आदि का ये मतलब जो भी चीजें हैं, तो इन पे जो लगने वाला आपका जो भी कर है, वो उसे आबकारी कर के नाम से जाना जाता है। तो उसके ऊपर लगने वाला कर जो है, आबकारी कर ही कहलाता है। ठीक है? चलिए अब बैंकिंग व्यवस्था की बात हम करते हैं। उत्तराखंड में बैंकिंग व्यवस्था जो है कैसी थी, क्या-क्या होता था? प्राचीन स्वरूप को अगर हम बात करें तो प्राचीन स्वरूप में बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी? एनीवन? प्राचीन समय में बैंकिंग व्यवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी? तो जरा मुझे एक नाम जो है बताइए। मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए मार्च 2019 तक राज्य में कुल चलिए ये डाटा ये स्टैटिस्टिकल इस टाइप का डाटा तो ये कभी नहीं आता, ठीक है? इनको अगर ना भी पढ़ें छोड़ दो। लेकिन ये कई बार सवाल आ चुका है कि देहरादून में आरबीआई की देखिए आरबीआई की केवल एक ही शाखा हमारे यहाँ उत्तराखंड में है, ठीक है? और वो कहाँ पर है? देहरादून में है और 30 जून 2006 को उसे खोला गया था। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है। इसके बाद में आते हैं देखिए अब एक जो बैंक है आपका उत्तराखंड ग्रामीण बैंक आप सभी जानते होंगे और आपके आसपास में होगा। अब इसका गठन कैसे हुआ था थोड़ा-सा यहाँ पर जान लेते हैं। तो ये गठन यानी कि से ये पहले की बात है यानी कि राज्य में नैनीताल, अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, ठीक है? अलकनंदा ग्रामीण बैंक और गंगा जमुना ग्रामीण बैंक और ये पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण ये बैंक जो थे ये 4 ऐसे ग्रामीण ये बैंक हुआ करते थे जो पहले जिसे अब क्या है मिलाकर एक बैंक के रूप में नामित इसे कर दिया गया है, जिसका नाम है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ठीक है? तो हालाँकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में एकमात्र ग्रामीण बैंक जो है कौन-सा है? तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ठीक है? इसके अलावा नैनीताल ये और भी हैं ऐसे अभी भी ये जो विद्यमान है, लेकिन ये जो है ये उन सब में उत्तराखंड का ये प्रमुख ग्रामीण ये बैंक है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। चलिए और तो कुछ इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा एक चीज़ और आ सकती है कि उत्तराखंड का जो ये एग्रीकल्चर से
संबंधित जो ऋण की वो होती है ना, ऋण ये किसानों को दिया जाता है, तो उसके लिए मेन जिम्मेदार जो है कौन है, ठीक है। तो एक तो आपका देखो, एक सेंट्रल में आपने एक नाम सुना होगा, नाबार्ड का। इंग्लिश में लिखता हूँ मैं, नाबार्ड, NABARD, नाम सुना होगा आप सभी ने, नाबार्ड। नाबार्ड का स्थापना क्यों हुई, इसका मूल उद्देश्य क्या था? तो ये है ग्रामीण क्षेत्र के किस यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की संरचना के विकास के लिए इस बैंक का गठन किया गया था, और ये अपना लोन जो है ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में ही देता है। और ये जो है ये सेंट्रल का यानी कि ये केंद्र का एकमात्र ऐसा बैंक है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अकेले लोन देता है, ठीक है। ये यही सवाल एक बार कहीं पर एग्जाम में आया था, तो नाबार्ड ही है, ठीक है इसका आंसर। अब यहाँ पे नाबार्ड का नाम आ गया है, तो जरा मुझे बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? कोई है जो कि आंसर दे सकता है? क्योंकि ये सवाल भी इकोनॉमी के हैं, आ सकते हैं। अभी हमारा सेशन भी इकोनॉमी का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दो। राज्य में सहकारिता ढांचे के अंतर्गत राज्य स्तर पर उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड लिमिटेड का ये गठन किया गया। आप सभी जानते हैं कि जिसे हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से जानते हैं, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। अगर नैनीताल के हैं तो वो नाम चलेगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। थोड़ा अगर अल्मोड़ा में है तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो इस टाइप के मतलब के हैं, तो उसको अगर एक मूल रूप में हम नाम कहें तो उस बैंक का नाम है उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक। यह भी जो है क्या करता है कि यह भी लोन और जैसे बैंकिंग की जो भी सुविधाएं, वो एकदम सेम बैंकिंग का स्वरूप भी इसी का है, ठीक है। तो ये भी लोन देता है, एग्रीकल्चर में भी देता है, और ये बाकी ये चीजों में भी देता है। तो ये उत्तराखंड का ये राज्य सहकारी बैंक है। यानी कि कॉर्पोरेशन से ये बैंक जो है चलता है राज्य के, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया एक बार मैं देख भी लूं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका 12 जुलाई 1982, ठीक है। तो जिसका अगर रॉन्ग हुआ है तो वो सही कर ले। 12 जुलाई, 12/7/1982, नाबार्ड, ठीक है। तो ध्यान में आप लोगों को ये रखना है। चलिए अब देखिए, अब अटल मिनी ये बैंकों की स्थापना अब ये कहाँ से होती, क्या होती है? तो अटल आदर्श ग्राम योजना के इसी के ही अंतर्गत में तहत चयनित ग्रामों में अटल मिनी बैंकों की स्थापना जो है जो भी की गई है, जो कि जिसका मूल उद्देश्य भी यही है कि जो गांव वालों को क्या किया जाए, लोन जो है दिया जा सके, लेकिन लेकिन अभी वर्तमान में ये इतना एक्टिव अभी है नहीं, लेकिन ये केवल कहीं कहीं पर ही इसका स्वरूप है। चलिए, और तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अगला जो टॉपिक आता है उद्योगों से आता है, ठीक है। तो उद्योग है इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा रोल है। उद्योग आप सभी जानते हैं कि ये है अर्थव्यवस्था की दूसरी सीढ़ी है, ठीक है। ये दूसरी सीढ़ी है। तो इसके लिए राज्य सरकार में क्या क्या चीजें हुई हैं, अब इनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, राज्य गठन की अगर बात करें 2006 में क्या होता है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अ, अधिनियम ये लाया गया था, ठीक है, 2006 में। तो इस टाइप का ये कानून जो है जो भी बनाया गया था, और इस अवधि में निर्माण एवं उत्पादन कार्यों में संलग्न उद्यमों का विभाजन भी किया गया। अब कौन कौन से हैं, यानी कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को देने के लिए कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं। इसमें से एक उद्योग का नाम किसी एग्जाम में हाल ही में आया था, आई थिंक ये आया था या ये एरोमा वाला आया था, कहीं पर आया था ये, ठीक है। तो देखिए, अगर 14 में ये मेगा टेक्सटाइल ये पार्क की पॉलिसी आई थी। 15 में मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति आई। फिर 15 में ही मेगा औद्योगिक एवं वो निवेश नीति आई। फिर 15 में ही सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग नीति भी आई, ठीक है। 18 में बृहद औद्योगिक पूंजी निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति आई। फिर 18 में ही पर्यटन नीति भी आई, और 18 में ही एरोमा पार्क नीति भी आई। तो इसलिए ये इतना हार्ड नहीं है। बस आपको ये जहाँ ध्यान में ये रखना है कि कौन कौन सा किस साल में आया। जैसे कि 15 में ये आया, और आपका ये तीन जो है 2000 ये आपके 15 के हैं। और 18 के एक ये है, और एक आपका एरोमा वाला है, पर्यटन वाला है, और स्टार्टअप वाला है, और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति भी ये 18, यानी कि मैक्सिमम जो पॉलिसीज आई हैं 2018 की हैं, ठीक है। इनके नाम आपको ध्यान में फिलहाल रखने हैं। अगर
14-15 वाले अगर आपको याद नहीं भी हैं तो कोई इश्यू नहीं, इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन 18 वाले जितने भी हैं, 18 या उसके बाद वाले, ये आपको ध्यान में ये रखने हैं, क्योंकि ये कभी भी पूछे जा सकते हैं, ये लेटेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक, देखिए अब ये जो ऊपर का ये पैराग्राफ है, ये अब समाप्त हो चुका है। ये एक सरकार का उस समय का विजन था कि 2020 तक ले एक विजन प्लान जो है तैयार होगा, जो कि राज्य में औद्योगिक विकास को गति देगा, ठीक है? अब ये टाइम ये निकल चुका है, तो इसको अब ये पढ़ना ये बेकार है, ठीक है? तो अगला जो आपका टॉपिक आता है, औद्योगिक आस्थान, ये कौन-कौन से हैं? तो इसी में ही आपके शेड्यूल और अन्य आस्थानों की बात होगी। तो राज्य गठन के बाद औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए राज्य औद्योगिक विकास निगम, शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहते हैं सिडकुल, की स्थापना 2002 में हुई। और इसमें राज्य सरकार के अलावा कौन-कौन लोगों ने अपना पैसा इसमें लगा रखा है, यानी कि राज्य सरकार तो लगा ही रही है, साथ में सिडबी, आईसीआईसीआई, एलआईसी और अन्य संस्थानों ने इसमें अपना पैसा लगा रखा है, ठीक है? अब सिडकुल के ये द्वारा ही, अब सिडकुल की फुल फॉर्म तो मैंने यहाँ बता दी, और यानी कि राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ठीक है? तो यानी कि इसके ये द्वारा राज्य में 7, ठीक है? ये कौन-कौन से हैं? हरिद्वार में भी स्थान है इसका एक, ठीक है? और ये ये नगर में भी है, सितारगंज में भी है, और सेलाकुई में भी है। अच्छा, सेलाकुई में एक चीज़ और है, अभी हाल के एग्ज़ाम में भी आया था, चलिए आगे कहीं पे होगा तो दिख जाएगा, ठीक है? इरोमा या समथिंग ऐसा कुछ आया था सवाल। इरोमा पार्क ही आया था शायद वो, कि वो कहाँ पर है? सिलाकुई में है। ठीक है, तो फिलहाल इतनी ये बेसिक चीज़ें आपको बस मालूम होनी चाहिए, और इसमें से कौन-कौन से सवाल आ सकते हैं, सिडकुल की स्थापना और सिडकुल में किन-किन संस्थानों ने या स्थानों ने ये पैसा जो है जो लगा रखा है, और ये जो सिडकुल है इसकी स्थापना कहाँ-कहाँ पर हुई है, ठीक है? बस इसमें इतना ही आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे देखिए एक है आपका सेलाकुई में, देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि औद्योगिक आस्थान एक यहाँ सेलाकुई में है, वो हरिद्वार में, लेकिन हरिद्वार में क्या है कि अधिकतर जो है दवा, जड़ी-बूटी से संबंधित स्थानों की स्थापना हुई है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक उद्योगों के लिए देहरादून में आईटी पार्क की स्थापना हुई है। इस आईटी पार्क में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक उद्योगों से संबंधित स्थानों की स्थापना हुई है, ठीक है? और सगंध उद्योगों के लिए काशीपुर में इरोमा पार्क की स्थापना ये की जा रही है, ठीक है? और इससे पहले एक जो है यहाँ सेलाकुई में भी हो चुकी है, ठीक है? और महिला उद्यमियों यानी कि महिला कर्मियों के लिए शेड्यूल वो सितारगंज फेज 2 स्थानों में सुविधाएं दी जा रही हैं कि ये महिलाओं को भी इसमें जॉब में रखा जाएगा। इसके बाद में आते हैं प्रमुख उद्योग, भारी वो, ये मध्यम। अब ये कौन-कौन से हैं? तो राज्य में स्थापित कुल बृहद उद्योगों में से सर्वाधिक उद्योग कहाँ पर है? तो ये भी सवालों में आ सकता है। तो कहाँ पर है? उधम सिंह नगर जिले में है, ठीक है? इसके बाद में हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल और ये पौड़ी वाले ये जिलों में भी हैं। तो इतनी चीज़ें फिलहाल ध्यान रखनी है। अब उधम सिंह नगर में ही क्यों सर्वाधिक उद्योग हैं भाई? क्यों? क्योंकि पंतनगर में भी इसका सिडकुल का एक जो है ये बृहद एक यहाँ पार्ट है। फिर इसका एक सेकंड फेज़ आपका सितारगंज में भी चल रहा है, ठीक है? फिर सितारगंज, फिर एक इसका छोटा पार्ट जो खटीमा में भी चल रहा है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये उधम सिंह नगर में ही आते हैं, ठीक है? तो इसलिए नंबर 1 पर ये क्या है आपका? उधम सिंह नगर है। इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। चीनी की बात करते हैं, ठीक है? मीठी चीनी बहुत मीठी है। तो वर्तमान में अब ये आपसे ये चीनी ये मिलों की तो बात संख्या नहीं आपसे ये पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि अधिकांश चीनी ये मिलें जो है कहाँ पर है? तो केवल यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक अधिकांश जो चीनी ये मिलें हैं, उसके बाद में हरिद्वार में, ठीक है? अब अगर ऊधम सिंह नगर में हम बात करते हैं तो चीनी मिलें कहाँ-कहाँ पर है? सितारगंज में है, किच्छा में है, और यह बासुर में है, काशीपुर में है, जसपुर में है, ठीक है? और गदरपुर में है, जिसमें से ये जो है आपकी काशीपुर वाली और गदरपुर वाली वो चीनी मिलें वर्तमान में संचालित नहीं है, बंद है,
ठीक है। उसके बाद फिर हरिद्वार में भी चीनी मिलों की संख्या कितनी है? यहाँ पर ये 3 है, और एक चीनी मिल जो है आप कहाँ, डोईवाला में है, देहरादून में। ठीक है ना, सभी लोगों ने ये नाम सुना होगा। अब आते हैं, बात सीमेंट की होती है, तो सीमेंट के उद्योग ये कहाँ कहाँ पर है? तो अधिकांश इसकी फैक्ट्रियाँ जो है देहरादून में है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देहरादून जो बेल्ट है वो चूने के भंडार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जहाँ पर अब चूना होगा वहां पर सीमेंट भी जो बनाया वो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अधिकांश जो फैक्ट्रियाँ भी हैं वो देहरादून के रीजन में ही है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है ये नाम कुछ दिए गए हैं, ऋषिकेश, रानी पोखरी, और गुनियाल गांव, राजपूत, ये देहरादून। ठीक है, तो सीमेंट का नाम जहाँ भी आएगा तो देहरादून का नाम ध्यान रखना। नेक्स्ट है मार्बल। तो ये मार्बल और ये आपका ये चूना जो है ये संबंधित, एक दूसरे से ये संबंधित है। और मार्बल यानी कि राज्य में देहरादून में ही मार्बल उद्योग विकसित अवस्था में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये भी जो है देहरादून चाहिए। अब आता है कागज। तो राज्य में कागज उद्योग ये क्या है, विकसित अवस्था में है। और यहाँ पर अगर एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कागज की जो जो अधिकांश ये मिलें हैं ये नैनीताल और उधम सिंह ये जिले में ही स्थित हैं। ठीक हो गया। इसके बाद में जो है हरिद्वार और देहरादून में भी है थोड़ी बड़ी। और एशिया का सबसे ये बड़ा कागज उद्योग जो ये कहाँ पर है आपका, सेंचुरी यानी सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड कहाँ पर है, लाल कुआं में स्थित है, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अधीन आता है। तो ये पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे ये बड़ा ये कौन सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये आपको रखना है। चूना और सीमेंट की बात आएगी तो देहरादून, मार्बल की बात आएगी तो भी देहरादून। ठीक है, और चीनी वाले उद्योग में मैंने आपको समझा दिया कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है। सूती वाले में आते हैं, तो राज्य में सूती वस्त्र की ये मिले जो है देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल में। ठीक है, राज्य का सबसे अगर पुरानी वस्त्र, सूती वस्त्र की अगर बात करें तो ये काशीपुर में स्थित है, काशीपुर उधम सिंह जी नगर में है। ठीक है, तो काशी ये जो कोई है यहाँ पर सूती यानी सबसे ये पुरानी सूती की मिल यहीं पर स्थित है। ये सवाल एक बार आया था। ठीक है, और एक यहाँ से देखिए, इसमें से कई बार सवाल ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को अच्छे से देखना है, इसके नामों में हमेशा कंफ्यूजन होता है। ये जो अभी देखिए, ये आप लोगों ने, ये अभी हाल ही के एग्जाम में एक सवाल आया था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, तो मैग्नेसाइट की जो मेन जो ये कारखाने हैं कहाँ पे हैं, एक अल्मोड़ा में है, एक पिथौरागढ़ में, क्योंकि ये मैग्नेसाइट इन्हीं रीजनों में पाया जाता है। और अल्मोड़ा में झिरोला, और पिथौरागढ़ में मिल्ली चंडाक। तो यहाँ पे मैग्नेसाइट की क्या है, कारखाने हैं। ये दो नाम हमेशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। और बाकी जो ये मध्यम उद्योग हैं ये सभी आपको ये रटे होने चाहिए। और ये कल को मैं जो है पूछूंगा, ये सारे नाम आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब इसमें ये कैसे आप लोग इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको जो है जो भी पढ़ लीजिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीजें हैं, तो उससे भी आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भी नामों में हमेशा कंफ्यूजन होगा। अब जैसे आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान ये मशीन टूल कहाँ पर है, रानीबाग नैनीताल में, याद हो गया, इसको छोड़ दो। ये आपका खत्म। ऑर्डिनेंस ये फैक्ट्री का नाम सब ने देखा है, नहीं देखा है तो एक बार गूगल में ये ढूंढना, आप इसकी इसकी लोकेशन देहरादून रायपुर में दिखा देगा, ये भी आपको, ये यहाँ पर भी ये भी आपको याद हो गया। डील्स ये भी इसी के ही आसपास में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ही पास में, दोनों आपको याद हो गए, यानी कि दोनों समझ लो, दोनों क्या है, भाई भाई हैं। ठीक है, फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी इसी के आसपास है। ठीक है, तो ये भी एक साथ में आपके हो जाएंगे, तो ये आपकी इतनी चीजें कवर होंगी। ठीक है, फिर एक आता है भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल ये लिमिटेड, ये हरिद्वार में है। ठीक हो गया, तो ये रानीपुर में, हरिद्वार में, तो ये यहाँ पर अगर जो आसपास कोई इसी का नाम सुना होगा आपने तो ये जो भूलेंगे नहीं आप लोग, तो इतनी चीजें आपको याद अब हो चुकी है मान लीजिए। ठीक हो गया, और ये नीचे वाला भी आपको मैंने समझा दिया। अब देखिए, अब हम बढ़ते हैं वेबसिन, ये आपका कारखाना ये पटवा में है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। आप जब नैनीताल, जब हल्द्वानी से नैनीताल को आप जाते हैं ना, रास्ते में ये आपका पटवा भी एक जगह पड़ती है, तो वहीं पे वेबसिन ये कारखाना भी है। तो कभी आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो लेफ्ट हैंड में ये दिखाई देगा आपको। ठीक है, फिर एक नाम आता है, देखिए अब ये दोनों पौड़ी में है, एक लैंसडौन में है, एक है कोटद्वार में। तो जो कोर्ट ये अब दोनों के नामों के में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो जो कोर्ट ये द्वार में है आपका,
इसका नाम है भारत। जो भारत है समझ लो वो कोटद्वार में रहता है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कोटद्वार में है। हाँ, नीरज जी ने आंसर सही दिया, नैनीताल से 5 किलोमीटर वो नीचे पहले है। ठीक है, गुड। अच्छा देखिए यहाँ मैं अब आपको समझाता है कि ये जो है ना कोटद्वार, यानी कोटद्वार में कौन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसको आप माइंड में जो 2-3 बार रट लो। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये लैंसडाउन में है। ठीक है, तो इतनी चीजें भी आपको याद हो गई, तो अगले दिन इन चीजों को ऊपर वाली चीजों को देख लो, क्योंकि एक साथ सब ये पढ़ोगे तो फिर खोज वोज भी हो सकता है। तो इतनी चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी 1-2 बार में। जो बच्चे अगर नए हैं तो वो इसको रिवीजन करें, प्रैक्टिस ये करें। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो जो पढ़ने का दूसरा वे है, इनको गूगल मैप में ये नाम डाल के देखो, तो सीधे आपको लोकेशन दिखा देगा। तो वहाँ से भी आपका माइंड जो है ये लोकेशन देख के आपको आइडिया ये बता देगा कि ये हम जो है कहाँ पर है। ठीक है? तो आज का सेशन मैं यहीं पर रुकना चाहूँगा, और कल फिर हम यहीं पे यहीं से वापस हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, सीख लीजिए। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो उसकी आप जानकारी बाद में भी ले सकते हैं।